अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो स्पेसिमेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कौन कौन से फिनोमेना पॉसिबल हैं और कौन कौन से फिनोमेना से हम किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज आप ये अज्यूम करें कि ये वाली जो सरफेस है ये आपके स्पेसिमेन की सरफेस है, ये वाली पूरी स्पेसिमेन की सरफेस है और यहाँ ऊपर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये 1 डिग्री बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आता है तो इंटरेक्शन की प्रॉबिलिटीज़ ये हैं कि ये जो टॉप पे ब्लैक रीजन है यहाँ पे जब ये इंटरेक्ट करेगा तो अगर इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद इससे नीचे ये वाला एरिया है, यहाँ से मोस्टली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस एरिया से मोस्टली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उससे नीचे ये वाला जो रीजन है इससे बैक स्कैटर्ड, सेकेंडरी से नीचे ये वाला जो रीजन है इससे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से निकलते हैं और इससे बिलो अगर ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ से करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज इस स्पेसिमेन की निकलती हैं जिससे हम यूटिलाइज करते हैं फॉर केमिकल एनालिसिस, यानी जो स्पेसिमेन है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है उसको डिटरमिन करने के लिए हम इन एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं। अब एन एज इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स और इट पेनिट्रेट इनटू द सैंपल, दिस इट स्कैटर बाय सैंपल इन इलास्टिक और इन इलास्टिक। दो मोड्स पॉसिबल हैं जैसे ही ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, या तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग हो सकती है या इन इलास्टिक हो सकती है। इन दोनों के नतीजे में रिजल्टेंटली हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो सकते हैं, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन, एक्सरेज, ऑगर इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट हुए तो हमने कहा कि इलास्टिक स्कैटरिंग हो सकती है या इन इलास्टिक। तो इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है? ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर एटम पड़ा है उसके साथ इंटरेक्ट हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन यूँ एक E1 एनर्जी के साथ यूँ चला गया, E0 एनर्जी के साथ आया और E1 एनर्जी के साथ चला गया विद डिफरेंट डिफ्लेक्शन, डिफरेंट एनर्जी, तो हम ये कहते हैं कि ये स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं है बल्कि इसकी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई है। इलास्टिक स्कैटरिंग वो होगी कि इलेक्ट्रॉन आर डिफ्लेक्टेड इनटू अ न्यू डायरेक्शन बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। ये किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेगा। लेट्स सपोज यहाँ से आया है वो E1 एनर्जी के साथ आया है, इसके साथ डिफ्लेक्ट हुआ है और ये इधर चला गया तो E1 के साथ ही ये जाएगा, यानी कोई एनर्जी इसकी लॉस नहीं होगी, कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। इस तरह की स्कैटरिंग को हम कहते हैं ये इलास्टिक स्कैटरिंग है। इसके बिल्कुल रिवर्स अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर दे बाय डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क तो हम ये कहते हैं कि ये जो स्कैटरिंग है ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। तो यहाँ पर यानी ये इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग का फ़र्क आपको समझ आ गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, यानी आफ्टर इंटरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो गई, इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, तो उसके नतीजे में एनर्जी लॉस होगी और जिसे हम कहेंगे कि ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। अब ये जो डिपेंडेंस है कि स्कैटरिंग इलास्टिक, प्रॉबिलिटी ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग जो है ये डिपेंड करती है कि जो स्पेसिमेन आपका पड़ा हुआ है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जितना इलास्टिक जो स्पेसिमेन है उसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि इलास्टिक स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट कि अगर एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, अब इसके साथ जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चूंकि आगे एक बड़ा न्यूक्लियस पड़ा है तो ये कोई इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई वर्क नहीं करेगा बल्कि ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये Z² डिपेंडेंस है, यानी probability of elastic scattering is proportional to Z²। एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा इलास्टिक स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा अवेलेबिलिटी मौजूद है। सिमिलरली ये स्कैटरिंग जो इलास्टिक स्कैटरिंग है ये डिपेंड करती है कि जो इंसिडेंट बीम है उसकी एनर्जी क्या है। कि अगर तो इंसिडेंट बीम की एनर्जी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इलास्टिक स्कैटरिंग डिक्रीज होगी, यानी जितनी ज़्यादा हम इंसिडेंट बीम की एनर्जी ज़्यादा करते जाएंगे तो उसका प्रॉबिलिटी ये ज़्यादा है कि वो वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दे, वहाँ पर कोई और इवेंट प्रोड्यूस कर ले या एक्सरेज प्रोड्यूस कर ले। तो इंसिडेंट बीम की एनर्जी हम जितनी ज़्यादा करेंगे कोई और इवेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट मीन्स दैट कि एनर्जी कंजम्पशन के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि वहाँ पर
जो इलास्टिक स्कैटरिंग है उसके चांसेस कम है। तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/e², यानी जितनी इंसिडेंट बीम की एनर्जी आप ज़्यादा करते जाएंगे उतनी इलास्टिक स्कैटरिंग कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली ओवरकम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये कोई पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करेगा और कोई ना कोई फंक्शन कर देगा, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब एक होता है, मैंने आपको बताया था कि ये तो एक होता है बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस सारे को। बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन, ये एक लेट्स सपोज ये आपके पास अगर न्यूक्लियस है, ये इसके पास एक शेल है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है और यहाँ से ये स्कैटर होकर वापस चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन जो आया वही स्कैटर होकर वापस गया, इसको हम कहते हैं कि ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है। इंसिडेंट बीम इलेक्ट्रॉन दैट एंटर द स्पेसिमेन अंडरगो इलास्टिक स्कैटरिंग इवेंट्स get deflected through large angles and eventually leave the specimen are known as back scattered electron। और ये जो back scattered electron है ये यूटिलाइज होते हैं for phase identification of the specimen। दो मुख्तलिफ अगर phases होंगे तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर आएंगे ऑफ कोर्स उनकी वो हमें फेज की इंफॉर्मेशन देंगे। एक्सटेंट ऑफ बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिमेन एक्सप्रेस किया जाता है कि कितना कोई किसी स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर होके आएंगे, वो डिफाइन करते हैं बैक स्कैटर कोएफिशिएंट। और बैक स्कैटर कोएफिशिएंट इज अ रेशियो बिटवीन जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज इंसिडेंट अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और उसमें से 5 जो है बैक स्कैटर हो गए और 5 कहीं और यूटिलाइज हो गई उनकी एनर्जी। अब बैक स्कैटर कोएफिशिएंट ये है कि जो 5 बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन हुए 5 ऊपर रखेंगे और टोटल जो इंसिडेंट थे वो इलेक्ट्रॉन कितने थे बीम के अंदर 10 थे, तो 5/10 1/2 बैक स्कैटर कोएफिशिएंट है। तो किसी भी मटेरियल की बैक स्कैटर कोएफिशिएंट डिफाइन करता है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे या एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे। ये जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया है ये एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे किसी एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर हों। टू फेजेस अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर के होंगे तो वहाँ पर बैक स्कैटर कोएफिशिएंट मुख्तलिफ होगा, जिसके नतीजे में जो इमेज बनेगा वो दो मुख्तलिफ एनर्जीज़ के इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाकर टकराएंगे। तो एक की एनर्जी ज़्यादा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ब्राइट फेज नज़र आएगा और जिसकी एनर्जी कम होगी वो हल्का ज़रा डार्क नज़र आएगा। तो इसके नतीजे में बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन आपको दो मुख्तलिफ फेजेस की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी वजह से जब हम कहते हैं कि बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन बुनियादी तौर पे फेज इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो उसकी बिहाइंड रीजन ये होती है। दिस विल रिजल्ट इज द कंट्रास्ट वेयर द फेज विद द हाई एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट होंगे वो ज़्यादा ब्राइटर होंगे वो एरिया, और जो लो एटॉमिक नंबर होगा वो कंपैरेटिव डार्क होगा, जिससे आप फेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कहता है द स्लोप इज इनिशियली दिस स्लोप, ये जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर के दरमियान है, शुरू में स्टीप है, देन डिक्लाइन ग्रेजुअली बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 40। दिस मींस दैट कि एटॉमिक नंबर कंट्रास्ट इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन लो एटॉमिक नंबर फेजेस कंपेयर टू हाई एटॉमिक नंबर। यहाँ पर चूंकि ये स्लोप इसकी ज़्यादा है, तो अगर दो एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर 18 एंड 20 हैं तो ये कंट्रास्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू 80 एंड 82 के, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन है यहाँ ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये कंट्रास्ट भी यहाँ ज़्यादा होगा। इधर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन कम है, यानी बैक स्कैटर कोएफिशिएंट कम है, इस वजह से यहाँ पर वो कंट्रास्ट रिलेटिवली कम होगा। बैक स्कैटर कोएफिशिएंट changes only slightly with the change in incident electron beam of 5 to 30। तो ये ऑफ कोर्स इंसिडेंट बीम का जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं फॉर एक्सेलरेटिंग देम, उस पर भी बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हैं अगर आप 5 और 30 के दरमियान इसे वेरी कर रहे हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगले लेक्चर में हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग को डिस्कस करते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।